डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स जो 2018 में एग्जामिनेशन हुए थे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। यानी उस क्वेश्चन के एनालिसिस करते समय हम लोग उसके क्रॉस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग जो भी एग्जाम हुए हैं तो एक एक करके सारे साल के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। इसी क्रम में हम लोग 2018 का क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें एक एक करके आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, सबका सॉल्यूशन और उसके अलावे उसके जो कंसेप्ट होंगे उसको आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान में होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन था पहले 4th सेमेस्टर में हुआ करता था। पहले फ्लूइड मैकेनिक्स 4th सेमेस्टर में था, न्यू सिलेबस में 3rd में कर दिया है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, जो पहले का सिलेबस था वही है। तो इसलिए हम लोग 2018 का जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसको 4th में लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 2018 इवेंट लिखा हुआ है, लेकिन अब आपके और लिख रहेंगे क्योंकि 3rd सेम एग्जाम हो रहे हैं। हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स सेमेस्टर 4th पहले 80 नंबर का एग्जाम हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव 20 से रहता था। तो इस प्रकार से हम लोग के पास क्वेश्चन आ चुका है। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। कि एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड किसको बोला जाता है? वो ऐसा फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी क्या हो, 0 हो, यानी नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसेबल यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो भाई आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसेबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल फ्लूइड। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन देखिएगा। तो बोला कि आइडियल फ्लूइड क्या है, तो इज इनकम्प्रेसेबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। इस चारों गुण जिसमें होगा वो कौन सा फ्लूइड कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लूइड व्हिच फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वैसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर क्या है हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने के चांस रहते हैं इसके। 1 टॉर्क प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, यानी प्रेशर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं कितने के बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है ना, एक एटमॉस्फेरिक। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 1 टॉर्क, एक टॉर्क कितने प्रेशर के बराबर होता है, तो 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, 1 mm ऑफ Hg। या आपसे कह सकता है तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बटा कितना, 760, ये भी लिख सकते हैं। या 1 mm का बराबर होता है 133.33 पास्कल। तो 1 टॉर ऑफ प्रेशर आपसे पूछा जाए तो 1 mm ऑफ Hg, और 1 mm ऑफ Hg का मतलब होता है 133.33 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसके आंसर को बता सकते हैं। 1 mm ऑफ Hg मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते चल रहे ताकि दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी, ये सेंटर ऑफ बायोन्सी होता क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो जो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस होता है, लिक्विड वहां से हटता है, तो उसका जो सेंट्रोइड होता है, जो सेंट्रोइड होता है उसको सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है। एकदम सिंपल वर्ड में समझिए कि जो लिक्विड वहां से हटते हैं तो उसके सीजी को द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड,
यानी जो लिक्विड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पानी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को डुबाए, तो ये जो जगह यहाँ से लिक्विड हटा, तो उस लिक्विड का जो सेंटर था ना, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो सिंपल आप क्या रखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी जो लिक्विड हटाया गया था उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो जो लिक्विड हटाया गया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने का सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फ्लूइड, और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथ ट्रेस्ड बाय सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक इशू फ्रॉम अगरबत्ती, यानी सिंपल अगरबत्ती को जलाया गया मान लेते हैं, तो इससे जो धुआं निकलता है आप देखते हो कि इस प्रकार से रास्ता से होकर जाता है, इसका हर एक अलग अलग पार्टिकल होता है, तो इस पार्टिकल द्वारा रास्ता जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग पाथ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, पाथ लाइन बोलते हैं। तो सिंपली अगर कोई भी लकड़ी को भी जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है एकदम सिंगल पार्टिकल होते होते इस प्रकार से जाता है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन रेफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ। हम बताए हैं कि बर्नौली, अगर आपसे एग्जाम में बर्नौली इक्वेशन पूछ रहा है तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है वो, एनर्जी होता है। अगर आपसे कंटिन्यूटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूटी, क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये ध्यान में रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, ऑर्फिस मीटर। ऑर्फिस मीटर यूज टू मेजर, ऑर्फिस मीटर का इस्तेमाल क्या चीज को मापने के लिए करते हैं, तो देखिए बर्नौली इक्वेशन के 3 एप्लीकेशन होते हैं। क्या है, बर्नौली इक्वेशन के कितने एप्लीकेशन होते हैं, 3 गो। कौन कौन सा, एक वेंचुरी मीटर, एक वेंचुरी मीटर, दूसरी का ऑरिफिस मीटर, तीसरी का होता है पिटोट, ठीक है ना। इस दोनों का इस्तेमाल डिस्चार्ज को मापने के लिए करते हैं। क्या चीज मापने के लिए, डिस्चार्ज। पिटोट ट्यूब का यूज वेलोसिटी को मापने के लिए, ठीक है ना। तो पिटोट ट्यूब अगर आता तो वेलोसिटी, वेंचुरी मीटर या ऑर्फिस मीटर है तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज मापने के लिए। तो ये सब है ना, जो जो हम लिख रहे हैं सबको आप लिखते चलिए, बगल में ऑब्जेक्टिव टाइप का बना लीजिए। हम लोग लगभग 4 साल का ऑब्जेक्टिव मेरे पास है, 4-5 साल का। अगर 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो उससे हमको लगता है 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उससे एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, 200-300 क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हम कोई बकवास करने वाले नहीं है, हम लोग पूरा समय का यूटिलाइजेशन करेंगे। एक टरबाइन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक जितने भी मशीन थे ना, हाइड्रोलिक मशीन को 2 ग्रुप में बांटा गया है। टोटल हाइड्रोलिक मशीन को कितने ग्रुप में बांटा गया है, 2। एक टरबाइन और एक पंप, यानी हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप। टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अब पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है। याद करने का तरीका देखिए, जैसे आपके घर में पंप लगा होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं तो वह लिक्विड को ऊपर चढ़ाता है, तो मैकेनिकल को क्या चीज में बदलता है, हाइड्रोलिक में। और टरबाइन जो है ना, इसको पानी दीजिएगा तो मैकेनिकल में डेवलप करेगा, वही मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो टरबाइन क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में,
अब पंप किसको करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि टरबाइन किसको करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मेरा करेक्ट आंसर है। डन है। आगे चले हम लोग। 8 क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां क्वेश्चन, द डिस्चार्ज थ्रू ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डिस्चार्ज का मतलब होता है Q बराबर A भी जानते हैं आप, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड पास करेगा। A का मतलब एरिया और V का मतलब वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड, और 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब होता है 1000 लीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बोला कि सिंगल एक्टिंग, तो सिंगल एक्टिंग का जो डिस्चार्ज होता है ना ALN/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आपको पर मिनट पूछता था, यहाँ पे 60 नहीं होता, सीधे क्या लिख सकते ALN मीटर क्यूब पर मिनट। और डबल एक्टिंग का पूछता, किसके लिए? डबल का। ये तो सिंगल का लिखे थे भैया, ये किसका लिखे थे? सिंगल का। तो 2 से गुना कर दो, 2ALN/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड कितना लिक्विड वह क्या करेगा? बाहर फेंकेगा। तो वही है डिस्चार्ज किसका? रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो ये सब चीज आपके माइंड में होना चाहिए। ये देखिए चेजिज इक्वेशन। अब बात आती है कि चेजिज इक्वेशन होता क्या है। तो एक पाइप के अंदर जो लॉसेस होते हैं ना, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। पाइप के अंदर 2 प्रकार के लॉस होते हैं। पाइप का जो लॉस होता है वो 2 ग्रुप में बांटेंगे। हेड लॉस को 2 ग्रुप में, एक मेजर लॉस और एक को क्या बोलते हैं? माइनर लॉस। ठीक है ना। फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है, याद करके रखेंगे, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, उसको मेजर बोलते हैं। और जो पाइप को मोड़ गया, पाइप ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट कर गया, तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर लॉस। तो चेंज इन ज्योमेट्री, याद करके रखेंगे, चेंज इन ज्योमेट्री। तो इसके कारण जो लॉस होता है क्या बोलते हैं? माइनर लॉस। तो मेजर लॉस निकालने के 2 विधि होता है, डार्सी डार्सी इक्वेशन और चेजी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन और कौन सा है? चेजी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है लॉस इक्वेशन को निकालने के लिए। डार्सी क्या होता है? डार्सी इक्वेशन क्या कहता है कि जो HF इक्वल टू आ जाएगा 4FL/2GD, और चेजी इक्वेशन कहता है कि V बराबर C × √m/I। यहाँ पर C क्या होता है? चेजी कांस्टेंट होता है। तो इसके अनुसार मेरा कौन सा इक्वेशन सही है? डी मेरा क्या है? करेक्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डार्सी इक्वेशन क्या कहता है और चेजी इक्वेशन क्या कहता है। फिर नेक्स्ट है स्टोक इज द यूनिट ऑफ। स्टोक इज द यूनिट ऑफ। स्टोक क्या चीज का यूनिट होता है? तो स्टोक आप समझिए 2 प्रकार का विस्कोसिटी होता है। एक डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, और डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई मात्रक जो होता है ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको डेका पॉइंट बोलते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी का पॉइंट होता है। ठीक है। एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन क्या? डेंसिटी। क्या होता होगा? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन क्या? डेंसिटी। इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। और इसका सीजीएस मात्रक स्टोक होता है, और स्टोक को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एक स्टोक बराबर ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जा सकता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ये सारी चीज हम लोग पोस्टमार्टम करते चल रहे हैं। हर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इससे जितने भी चीज आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, उस सबको हम लोग क्या करते चल रहे हैं? देखते हुए चल रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। आगे चलेंगे हम लोग। कैविटेशन,
देखिए, कैविटेशन का मतलब था कि बबल, एयर बबल का बनना, ताकि मेरा जो टरबाइन है और पंप है वहां पे प्रेशर काफी कम हो जाता है। तो कैविटेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल, ठीक है ना। कैविटेशन का मतलब क्या है कि अगर लो प्रेशर, ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू लो प्रेशर, लो प्रेशर के कारण एयर बबल का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैविटेशन। और कैविटेशन को खत्म करने के लिए क्या लगाया जाता है? ड्राफ्ट। याद करके रखेंगे, कैविटेशन को रिमूव करने के लिए क्या लगाया जाता है? ड्राफ्ट। और कैविटेशन कहाँ पे होता है? तो केवल आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो सकता है, और नहीं तो फ्रांसिस टरबाइन, यानी कोई भी रिएक्शन टरबाइन लेते, रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन दो होता है, केप्लान टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में कभी भी कैविटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पूछता है, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैविटेशन कहाँ पे होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, नहीं तो रिएक्शन टरबाइन। क्या पेल्टन टरबाइन में होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो इंपल्स टरबाइन है। कैविटेशन को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? ड्राफ्ट। और कैविटेशन का मतलब क्या है? लो प्रेशर का एयर बबल का फॉर्मेशन। तो कैविटेशन किसके कारण होगा? लो प्रेशर के कारण। किसके कारण होगा वो? लो प्रेशर के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन, बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज यूज्ड टू मेजर। प्रेशर मापने वाला बहुत सारे डिवाइस है, जैसे मैनोमीटर है, बैरोमीटर है। तब बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, मैनोमीटर से लिक्विड का प्रेशर। उसी प्रकार बॉर्डन्स ट्यूब एक मैकेनिकल प्रेशर मापने वाला डिवाइस है जो काफी अधिक रेंज तक प्रेशर को मापता है, लगभग 0.7 बार से लेकर 7000 बार तक प्रेशर को मापता है। तो यानी ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर भी माप सकता है, तो जनरली इसको हाई प्रेशर के में काउंट करते हैं। केप्लान टरबाइन, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। कभी केप्लान टरबाइन, कभी फ्रांसिस टरबाइन, कभी इंपल्स टरबाइन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? केप्लान टरबाइन इज यूज फॉर मेजर द हेड ऑफ। केप्लान टरबाइन का यूज कहाँ पे करते हैं? तो देखिए, 3 प्रकार के टरबाइन आपसे पूछ सकता है। पेल्टन टरबाइन, याद करके रखेंगे, इसका यूज 600 मीटर हेड से लेकर 1000 मीटर के हेड तक यूज किया जाता है। और जहां पर डिस्चार्ज क्या हो? लो डिस्चार्ज। तो एग्जाम में पूछेगा लो डिस्चार्ज कम के लिए कौन सा टरबाइन? पेल्टन। हेड अधिक के लिए कौन सा टरबाइन? पेल्टन टरबाइन। उसके बाद आता है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, ये हाई हेड हो गया, हाई हेड के लिए पेल्टन। मीडियम हेड, मीडियम हेड बोले तो लगभग 200 मीटर आप ले सकते हैं, 80 मीटर, 100 मीटर ले लेते हैं, 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक। लेकिन मीडियम डिस्चार्ज, तो मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए है। और लो हेड के लिए, लो हेड के लिए कौन सा टरबाइन? केप्लान टरबाइन। केप्लान टरबाइन किसके लिए? लो हेड, लगभग 0 से लेकर 60 मीटर, 50 मीटर, कभी 40 मीटर भी कहीं मिल जाएंगे। और डिस्चार्ज अधिक होगा, डिस्चार्ज काफी अधिक होगा, तो हाई डिस्चार्ज। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए फ्रांसिस, और लो हेड हाई डिस्चार्ज तो कौन सा? केप्लान। तो केप्लान काफी लगभग सबसे कम जो होता है ना, वो केप्लान टरबाइन में यूज होता है। हेड का मतलब ऊंचाई जो लिक्विड का है। ये तो खलदानी क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। सरफेस टेंशन इज कॉज्ड, सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? हमेशा कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, ठीक है। फॉर पंपिंग हाई विस्कस फ्लूइड, किस पंप का यूज करेंगे? हाई विस्कोसिटी वाले फ्लूइड के लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें आप स्क्रू पंप यूज कर सकते हैं, स्क्रू पंप यूज कर सकते हैं, कंप्रेसर में पड़े हुए जगह वेन पंप यूज कर सकते हैं, लो पंप यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये सारे पंप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है हाई विस्कस लिक्विड को क्या करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। देखिए द प्रेशर एट विच सेपरेशन टेक प्लेस इन द फ्लो। देखिए प्रेशर सेपरेशन कब होता है, जब प्रेशर क्या हो, कंडीशन आपको दी गई है एब्सोल्यूट प्रेशर लेस देन किसके कारण हो, वेपर प्रेशर से। एब्सोल्यूट प्रेशर कब हो, वेपर प्रेशर से, ठीक है ना। ये तो पहला कंडीशन याद करना। फ्लो का सेपरेशन कब होगा, जब एब्सोल्यूट प्रेशर लेस देन होगा किससे, वेपर प्रेशर का। और ये होता कब है, जब एक्चुअल प्रेशर 2.5 मीटर क्या होता है, लेस होता है किससे, एब्सोल्यूट प्रेशर से। अगर यहीं पे देता है गेज प्रेशर से कितना कम होना चाहिए, तो -7.5 मीटर फोक्स। तो ठीक है ना, तो ये याद करके रखेंगे। तो जब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात आएगी तो कितना होगा, 2.5 मीटर, ठीक है ना। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फेरिकल। तो आप तो जानते हैं कि वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है, तो खलदानी पड़ जाते हैं सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन समझने की वाली है। बोला कि जब जेट रेशियो पेल्टन मिल है, पहले जब समझिए जेट रेशियो क्या होता है, एम से डिनोट करते हैं। पेल्टन मिल टरबाइन में इंपेलर होता है, जो क्या बोलते हैं, इंपेलर। तो इसके डायमीटर मान लेते हैं कैपिटल डी है। यहाँ से जो जेट टकरा था, पानी का जो फुएरा टकरा रहा था उसको जेट बोलते हैं, उसके डायमीटर को क्या मानते हैं, स्मॉल डी। तो कैपिटल डी बटा स्मॉल डी यानी डायमीटर ऑफ व्हील बटा डायमीटर ऑफ जेट, डायमीटर ऑफ व्हील बटा क्या, डायमीटर ऑफ जेट। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, जेट रेशियो। और डिनोट क्या चीज से करते हैं, एम से। तो एम बराबर कैपिटल डी बटा डी। जनरली पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर एम का मान जो लिया जाता है 12 लिया जाता है। तो 12 किस में आएगा, 11 से 14 वाले में। अगर आपको नंबर ऑफ जेट निकालना होता तो याद कीजिए 15 प्लस 0.5 इंटू एम लेते हैं, यानी क्या प्रकार का हम लोग जेट लगाएंगे, कितना जेट लगाएंगे, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फुट वाल्व प्रोवाइडेड ऑन, फुट वाल्व याद होगा जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ रहे थे, जब रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, फुट वाल्व और सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब बताइए किस में आप लगाए थे, रेसिप्रोकेटिंग पंप में लगाए थे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में लगाए थे, कि टरबाइन में लगाए थे, कि साइकिल पंप में लगाए थे। याद कीजिए जल्दी, नहीं याद हो रहा ना। तो हम जब पढ़ाए थे सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो याद होगा कि इसका ये कैसिंग होता था, यहाँ पे डिलीवरी होता था पाइप पानी का, और यहाँ से पानी खींचा जाता था। नीचे एक संप जहाँ तालाब था वहाँ पे फुट वाल्व लगाते थे। आप अपने घर में भी लगाते हैं, जिसको हम लोग सेक्शन पाइप के अंदर लगाते थे। कहाँ पे लगेगा, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। कहाँ पे लगेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे 2018 का क्वेश्चन लेके आए थे, अगले दिन 2020-22 जो भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे उसका हम सॉल्यूशन इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।